बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6 यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसमें लाइट का पाथ चेंज हो जाता है और जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, जैसे ग्लास से वाटर में जाए, वाटर से एयर में जाए, एयर से ग्लास में जाए, तो वहाँ पर आपकी लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा, मीन्स वो बेंड हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट का क्या करवा सकता है? रिफ्रैक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है और नॉर्मल होता है, वो हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन का प्रोडक्ट लेते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसे म्यू इंटू साइन आई हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन के दौरान लाइट की फ्रीक्वेंसी और फेज में कोई चेंज नहीं होता, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज हो जाता है। तो फिर रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है कि जब लाइट डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। यही क्या है? रिफ्रैक्शन का कॉज है, कारण है। तो हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है टुवर्ड द नॉर्मल। इसको हमने एक डायग्राम द्वारा शो किया हुआ है। इस फर्स्ट डायग्राम को देखो, इसमें एक लाइन खींची हुई है मैंने, ये इंटरफेस है, ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है। ये हमारी इंसिडेंट रे आई, इसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? आई। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयर टू डेंसर, इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। तो इस केस में आर की वैल्यू आई से कम होगी, या हम कह सकते हैं आई की वैल्यू आर से ज़्यादा होगी। अब रिवर्स केस लेते हैं। अब हमने ऊपर वाला मीडियम डेंसर ले लिया और नीचे वाला रेयर ले लिया। ये हमारा इंटरफेस हो गया। इंटरफेस दोनों मीडियम को सेपरेट करता है। अब इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयर, सो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में हमारा आई एंगल और आर एंगल सेम नहीं होंगे। यहाँ पर आर की वैल्यू आई से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यही हमने सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब स्टडी कर रहे हैं। इसका डायग्राम देख सकते हो आप। ये मैंने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ली है, ए बी सी डी। इस पे हमने के एल इंसिडेंट रे ले ली, जहाँ पे इंसिडेंस करवाया वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया? I1 एंगल। अब क्योंकि यहाँ पर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए ले लिया हमने। यहाँ पर ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी। तो अब रे कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयर टू डेंसर मीडियम, सो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये थोड़ी सी डेविएट हो गई। जितने एंगल से डेविएट हुई उसको हमने डेल्टा एंगल कह दिया। तो R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो एल एम रे है इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ये एम पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई। जहाँ ये सेकेंड इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई वहाँ पर हमने फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल के साथ एल एम रे ने कितना एंगल बनाया? I2। अब ये रे कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयर, सो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया इसने? R2 एंगल, एंड R2 इज ग्रेटर देन I2। यहाँ पर देखें तो R1 इज लेस देन I1। इस लास्ट रे को हम कहते हैं एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे के आगे नॉर्मल परपेंडिकुलर पोजीशन में मैंने एक प्लेन मिरर लगा दिया, तो ये रे अपने ही पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। एक हमने ओरिजिनल रे को डॉटेड करके आगे तक बढ़ा दिया था। तो ओरिजिनल रे और एमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के क्या आती हैं? पैरेलल। इससे हमें पता चलता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब से क्या होता है? हमारी जो लास्ट रे है वो ओरिजिनल रे के पैरेलल ही आती है। लिटरली डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो लिटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो है mn डैश के ऊपर। यहाँ पर के एल इंसिडेंट रे है, एल एम रिफ्रैक्टेड रे है, एम एन एमर्जेंट रे है, और डेल्टा को हम क्या कह रहे हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। अगर हम डायग्राम में देखें तो डेल्टा किसके इक्वल है? I1 माइनस R1।
एल डैश इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ स्लैब। अब हम स्नेल्स का लॉ अप्लाई कर देते हैं पॉइंट एल के ऊपर। तो पॉइंट एल से ऊपर की ओर देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू ए इंटू साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू जे इंटू साइन आर वन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, साइन आई वन अपॉन साइन आर वन इज इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू ए, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए म्यू जी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ए म्यू जी का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब हम स्नेल्स का लॉ पॉइंट एम के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो म्यू जी इंटू साइन आई टू इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन आर टू, रीअरेंज कर लिया। इस साइड आ गया म्यू ए बाय म्यू जी, जिसका सिंबल है जी म्यू ए। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। जी म्यू ए को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब हम स्नेल्स का लॉ दोबारा पॉइंट एम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रिवर्सिबल रे के लिए, जिसके आगे हमने प्लेन मिरर लगा दिया था, रे ने अपना पाथ रीट्रेस किया था। तो रिवर्सिबल रे के लिए दोबारा से हम क्या लगा रहे हैं, स्नेल्स लॉ। तो म्यू ए इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू म्यू जे इंटू साइन आई टू, रीअरेंज कर लिया। आगे हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से सेम टर्म्स कैंसिल हो गई। राइट हैंड साइड में क्या आया था, जी म्यू ए इंटू ए म्यू जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो इसका मतलब जी म्यू ए किसके इक्वल है, 1 अपॉन ए म्यू जी। दिस इज वन रिलेशन विच इज यूजफुल इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं, बराबर में रख दिया। लेकिन डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो R1 एंगल है और I2 एंगल है वो इक्वल है। तो साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I2। अगर साइन ऑफ R1 साइन ऑफ I2 के इक्वल है तो इसका मतलब I1 और R2 भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब जो KL रे है वो एमर्जेंट रे MN के क्या आती है, पैरेलल आती है। तो यहाँ केवल रे का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, शिफ्ट हुआ है, उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो अब हम वो निकाल कर देखेंगे कि कितना शिफ्ट हुआ है, कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वही डायग्राम मैंने दोबारा बना दिया, लगभग वही टर्म्स हैं, सारी चीज़ें वही शो की हुई हैं। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं एम एन डैश एल। हमने यहाँ से एम से एक परपेंडिकुलर डाला था, ये हो गया हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यही हम निकालना चाहते हैं। तो हमारी ट्रायंगल कौन सी है, एम एन डैश एल। इस ट्रायंगल में हमने निकाल लिया साइन ऑफ आई। साइन ऑफ आई मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स एम एन डैश अपॉन एल एम। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने एक और छोटी सी ट्रायंगल ले ली, एल एल डैश एम। इसमें हमने निकाल लिया कॉस ऑफ R1। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स एल एल डैश अपॉन एल एम। यहाँ से एल एम को सेपरेट कर लिया, एल एल डैश बाई कॉस R1, लेकिन एल एल डैश तो आपकी स्लैब की थिकनेस है, टी रिप्लेस कर दिया। अब हम ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो साइन डेल्टा क्या आ गया, एम एन डैश अपॉन टी अपॉन कॉस R1, या एम एन डैश की वैल्यू क्या आ गई, टी साइन डेल्टा अपॉन कॉस R1, जिसमें डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस R1। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला किसका आ गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट।